हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया होंगे। हाँ, अब हम चालू करते हैं अपनी जो टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति। कल अपन ने लास्ट में ये पढ़ा कि 1857 की क्रांति में 10 मई 1857 को शुरुआत हो गई। 10 मई को सैनिकों ने मेरठ के अंदर सैनिकों को छुड़वाने गए थे। 11 मई को ये छुड़ा गए। जो 90 सैनिकों के साथ में मिलके सब सैनिक मिलके दिल्ली 12 मई को चले गए। अब ये दिल्ली आ गए। अब दिल्ली आने के बाद में सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को सेनापति नियुक्त कर दिया। पूरे भारत का बादशाह नियुक्त कर दिया, राजा नियुक्त कर दिया। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के द्वारा लाल किला छोड़ने के लिए कह दिया गया, बादशाह की उपाधि हटा दी। तो इन सैनिकों ने वापस से बहादुर शाह जफर को बादशाह बना दिया। और उसके बाद अपन ये देखेंगे कि ये जो क्रांति थी वो दिल्ली के साथ साथ अलग अलग राज्यों में, अलग अलग छावनियों में किस प्रकार से फैली, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ी और क्या कारण थे, जो कि हालांकि ये उत्तर भारत के अंदर ही विस्तृत रूप से फैल पाई क्रांति। साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर, पूर्वी भारत के अंदर ये इतनी पूर्ण रूप से नहीं फैल पाई। अगर ये उस समय अगर ये इतनी जबरदस्त तरीके से जैसे उत्तर भारत में फैली, पश्चिमी भारत के अंदर ये भी फैली थी, तो उतनी जिस प्रकार से ये फैली उतनी प्रकार से अगर दक्षिण भारत में या पूर्वी भारत में अगर ये फैलती तो शायद अपन 1857 के आसपास ही आजाद हो जाते। उसी समय अपना अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाता। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर भारत के अंदर ये फैली उतनी मजबूती से ये साउथ इंडिया में तो बिल्कुल फैली नहीं। हालांकि कर्नाटक के अंदर, सूरत के अंदर हालांकि राजा इनसे रुष्ट थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। वहां तक ये क्रांति नहीं फैल पाई। और अंग्रेज तो वैसे हर एक तख्त पे बैठे हुए थे, ऐसे टिकटिकी लगा के रखे थे कि कहाँ विद्रोह हो और कहाँ उसको दमन किया जाए, उसको फैलने से रोका जाए। तो सैनिकों ने बहादुर शाह जफर दिल्ली के शासक थे, उनको बादशाह वापस बना दिया गया। और उसके बाद उनको ये कहा गया कि सब आप अन्य जो शासक है उनके पास में, अन्य जो राजाएं हैं उनके पास में आप चिट्ठी के माध्यम से सहायता मांगो और उन सबको ये कहो कि आप 1857 की क्रांति में भाग लो। और भाग लेने के बाद अपन सब मिलके अंग्रेजों को बाहर भगाते हैं। लेकिन हुआ ये कि बहादुर शाह जफर ने हालांकि राजाओं को चिट्ठी भी भेजी, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे शासक थे जो इस क्रांति के अंदर भाग नहीं लिए। जैसे ग्वालियर के सिंधिया राजवंश था, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया। वो तो 1857 क्या उसके बाद में भी उनके चहेते बने रहे। एक्चुअली में क्या है कि इस समय लोग पूरे के पूरे रुष्ट तो बहुत से वर्ग थे, लेकिन फिर भी जो मेन वर्ग थे, जिसे शिक्षित वर्ग जितना भी था, उनका खुद का अंग्रेजों से स्वार्थ सिद्ध हो रहा था। वो उनकी जरूरतें पूरी की पूरी अंग्रेजों के द्वारा सिद्ध हो रही थी। अंग्रेज भी उनको हल्का फुल्का लाभान्वित करते थे। तो उनको ऐसा लगा कि अगर अपन इस क्रांति में अगर अंग्रेजों के खिलाफ होंगे तो शायद अपना नुकसान होगा। तो वो वर्ग, जो वर्ग वास्तव में एजुकेटेड था, वास्तव में माइंडेड था, इंटेलिजेंट था, वो उस वर्ग ने भारत में इस 1857 की क्रांति के अंदर हिस्सा लेने से मना कर दिया, या वो नहीं ले पाए उतने। और फिर राजा, अनेक प्रकार के जो नायक थे, सूबेदार थे, ये इन्होंने इसको क्रांति को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने के नेतृत्व में ये आगे बढ़े। हालांकि जिस समय 1857 की क्रांति हुई उस समय तक बहादुर शाह जफर जो सेकंड थे उनकी उम्र 80 साल के आसपास हो गई थी। वो काफी वृद्ध हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और उनके टाइम में उन्होंने ये जो कमान दी, अपने माध्यम से उन्होंने जो कमान दी वो दी सूबेदार बख्त खां को। ये आपको याद रखने वाली बात है, क्योंकि अधिकतर अपन यही मानते हैं कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ये क्रांति आगे बढ़ी, लेकिन बहादुर शाह जफर ने पूरा का पूरा पावर जो दिया वो सूबेदार बख्त खान को दिया। और सूबेदार बख्त खान ने ही इस क्रांति थी उसका नेतृत्व किया। इनके अनुसार ही सेनाएं आगे बढ़ी, इसके अनुसार ही ये जो क्रांति थी वो आगे बढ़ पाई। तो अपन ने ये जानकारी ले ली है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति बढ़ी और बहादुर शाह जफर ने सूबेदार बख्त खां को इसके लिए नियुक्त किया। आगे हम बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ जो था वो अवध प्रांत की राजधानी थी लखनऊ। और लखनऊ में उस समय जो शासक थे वो थे नवाब वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल, इनकी संतान थी ब्रजेश कादिर। ब्रजेश कादिर की उम्र थोड़ी सी कम थी, वो वयस्क नहीं हुए थे। तो डलहौजी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि डलहौजी बहुत महत्वाकांक्षी आदमी है, और डलहौजी एक नियम लेके आए थे कि जिसके संतान नहीं होगी
वो गोद नहीं ले सकता, और वो राजा जब तक जीवित है तब तक तो वहां का शासक है, उसके बाद में वहां अंग्रेजी हुकूमत का राज हो जाएगा। तो यहाँ ये जो नियम था ये लागू हो नहीं रहा था, क्योंकि बेगम हजरत महल और नवाब वाजिद अली साहब की जो संतान थी वो बिरजेश कादिर थी। तो इन्होंने क्या कहा, डलहौजी ने 1856 को इसको अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अपने शासन में मिला लिया, और ये कहा कि आप शासन चलाने के लिए योग्य नहीं है, आप कुशासन चला रहे हैं, आप अच्छे प्रकार से व्यवस्थित रूप से आप शासन नहीं चला रहे हैं। तो यहाँ बेगम हजरत महल भी इनसे नाराज थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ मौके के लिए तलाश में थी, और बेगम हजरत महल भी इस क्रांति के अंदर हिस्सा लेने लग गई। अब अपन बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में क्या है, देखो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। एक्चुअल में क्या हुआ कि 1818 में अंग्रेजों और मराठों के बीच में एक संधि हुई, पूना संधि जिसको कहते हैं। उस संधि के तहत ये हुआ कि जो मराठा थे उनके शासनकाल को समाप्त कर दिया गया, और उनको ये कहा कि आज के बाद आप शासक नहीं रहेंगे। एक्चुअल में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई। नीति ये अपनाई कि जहां जहां जो वहां के लोकल जो राजा थे उन राजाओं को अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में, उस शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन मिलाया, और उन जो राजा थे, जो नायक थे, उन नायकों को कहीं ना कहीं भारत के अंदर दूसरे राज्यों के अंदर दूसरी जो रियासतें थी उनका सेनानायक या उनका राजनायक बना बना के उनको भेज दिया। तो उसी के तहत 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय को बिठूर जो कानपुर में है वहां भेज दिया, और इनको पेंशन दे देगी। जैसा कि सभी में ये कहा गया था कि आप दूसरे रियासत में चले जाएं, आप राजनयिक के रूप में वहां कार्यरत करें, और आपको वहां पेंशन दी जाएगी। तो उसके तहत 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय को भी पेंशन दी गई थी। तो जब तक ये जीवित रहे तब तक तो इनको पेंशन मिलती गई, लेकिन जब ये 1851 में खत्म हो गए तो इनकी कोई संतान नहीं थी। इनका दत्तक पुत्र था नाना साहेब। अब जैसे गोद निषेध की जो नीति थी उसके तहत नाना साहब इसके अंदर एलिजिबल नहीं हो रहे थे, तो नाना साहब को पेंशन बंद कर दी। इससे नाना साहब भी दुखी थे, इससे नाना साहब के मन में भी आक्रोश की भावना थी। तो कानपुर में नाना साहब ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब अपन बात करते हैं झांसी की। एक्चुअल में झांसी जो है वो उसका नेतृत्व झांसी में नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, जो विधवा थी गंगाधर राव की। ये तो सबको पता ही है। महारानी लक्ष्मीबाई, मैं महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोग बताना चाहूंगा कि जिस समय सती प्रथा, जिस समय पुनर्विवाह है, और जिस समय मतलब देश के अंदर एक औरतों के लिए बहुत बड़ा श्राप था, उस समय महारानी लक्ष्मीबाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। उनको वास्तव में सलाम करना चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई जिस समय देश की स्थिति औरतों के प्रति बहुत ज्यादा क्रूर थी, उतनी अच्छी नहीं थी, रूढ़िवादी व्यक्तित्व के लोग वहां थे, लेकिन उस समय भी महारानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये इसलिए नाराज थे क्योंकि इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था, दामोदर को, और ये यहाँ शासन करने के लिए डॉक्टर्स ऑफ लैब्स के तहत, वैसे ही गोद निषेध के तहत ये शासक नहीं बन पा रहा था। तो इसकी जगह महारानी लक्ष्मीबाई खुद शासक थी, उन्होंने राज किया, लेकिन ये वैसे भी नाराज थे। तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी 1857 की क्रांति में शामिल हो गई। रानी लक्ष्मीबाई के लिए तो कितनी बार कहा गया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी एक कविता लिखी थी इनके लिए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब हम 6th-7th स्टैंडर्ड में थे उस समय भी हमने बहुत बार ये सुना था कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो वो इस प्रकार से किए थे क्योंकि वो वास्तव में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी। हालांकि उसमें क्रांति के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इस क्रांति के अंदर हिस्सा लिया था। अब आगे हम बात करते हैं तात्या टोपे की। तात्या टोपे जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। हालांकि रामचंद्र पांडुरंग अपन बहुत कम सुनते हैं, लेकिन फिर भी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसके बारे में पूछा गया है कि तात्या टोपे का नाम क्या था। उसी प्रकार से अपन ने यहाँ देखो बीच में नाना साहब थे, नाना साहब को भी एक दूसरे नाम से जाना जाता था, दोंदू जिनको नाम से जाना जाता था, दोंदू पंत, बहुत बार पूछा गया है।
नाना साहब का नाम भी धोंदू पंत भी था। तो उसी प्रकार से तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग था। और तात्या टोपे ने पहले तो नाना साहब का इस क्रांति के अंदर सहयोग किया और उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई का उन्होंने सहयोग किया। तात्या टोपे भी बहुत आगे बढ़कर हिस्सा लिया था इस क्रांति के अंदर। आगे अपन बात करते हैं जगदीशपुर के अंदर। तो जगदीशपुर में जो आरा में है, वर्तमान में बिहार में है आरा, वहां से बापू कुंवर सिंह ने हिस्सा लिया, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि उत्तर भारत के अंदर ये क्रांति विस्तृत रूप से फैली थी, उत्तर भारत के अंदर ये सही ढंग से फैली थी, बस कारण इतना सा था कि साउथ इंडिया में, पूरे भारत में ये नहीं फैल पाई। उसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली, इन्होंने भी हिस्सा लिया। बरेली से खान बहादुर खान ने, इन्होंने हिस्सा लिया और इन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस क्रांति के लिए अपना जी जान लगाई। फैजाबाद जो यूपी में है, वहां से मौलवी अहमदुल्ला ने, जो मौलवी अहमदुल्ला है, इनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मौलवी अहमदुल्ला थे, वो मद्रास के थे, वर्तमान में तमिलनाडु जिसको अपन बोलते हैं, मद्रास के थे मौलवी अहमदुल्ला, लेकिन इस समय ये फैजाबाद में रह रहे थे और फैजाबाद में इन्होंने हिस्सा लिया। आगे अपन लास्ट में बात करते हैं बागपत। बागपत में शाहमल थे। अब देखो, बागपत के शाहमल की चर्चा अपन थोड़ा सा विस्तृत से करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि वर्तमान समय में डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट जिसे अपन पढ़ते आए वहां से नहीं आकर कुछ हटके, क्योंकि क्रांति जब होती है तो हालांकि इन राजाओं के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं का ही सहयोग नहीं था, उसके अलावा भी बहुत से लोगों का सहयोग था जो छुपे हुए थे। अपन किसी सर्विस में, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके अगर अपन एक सर्विस लगते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अपने जैसे अपने माता पिता हो या गुरुजन गण हो, उनके अलावा भी लोगों का सहयोग नहीं होता क्या? लेकिन उनके अलावा भी बहुत से लोगों का सहयोग होता है आपके ऊपर तक पहुंचने के लिए। उसी प्रकार से इस क्रांति में भी ये जो नेतृत्वकर्ताओं के बारे में तो अपन चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जो वास्तव में नायक नहीं थे, वो नेतृत्व करता भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से कार्य किया। तो उन्हीं में से एक है बागपत। बागपत के थे शाहमल। हालांकि बागपत देखो ये दिल्ली के जस्ट पास में है। उन्होंने क्या किया, देखो बागपत क्या है कि दिल्ली के जस्ट नजदीक है। तो शाहमल ने क्या किया, अपनी टीम बनाई और टीम बना के दिल्ली में इनोवेशन डिपार्टमेंट था, मतलब एक जलदाय विभाग था। जलदाय विभाग का उनकी एक बिल्डिंग थी, बड़ी सी हॉल था, वहां उन्होंने अपनी उसके ऊपर कब्जा किया और लोगों को वहीं बुलाते थे, वहीं मीटिंग करते थे और प्लानिंग करते थे कि किस प्रकार से अपन इस क्रांति के अंदर हिस्सा लेंगे और क्रांति के अंदर लोगों को कैसे जोड़ेंगे। और वो पूरा का पूरा सहयोग करते थे। यहाँ दिल्ली में जो सूबेदार बख्त खान था, वहां तक वो सूचनाएं पहुंचाते थे। उससे पहले क्या करता था ये आदमी, शाहमल देखो इंटेलिजेंस आदमी था और शाहमल पढ़ा लिखा आदमी भी था। तो शाहमल ने इंटेलिजेंसी के अनुसार क्या किया कि लोगों को इकट्ठा किया और इंटेलिजेंट लोगों को इकट्ठा करने के बाद में उनको सूचना का प्रौद्योगिकी का काम, जो आज वर्तमान समय में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब करते हैं। आज तो फिर भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, लेकिन उस समय ऐसी विकसित नहीं थी। उस समय सूचना का प्रसार कुछ नहीं था। यहां तक कि गांव के अंदर लोगों को यह पता ही नहीं था कि क्रांति हो गई क्या, शुरुआत हो गई क्या है क्रांति, क्या नहीं है क्रांति, किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनको वो अनभिज्ञ थे, उनको पता ही नहीं था, उस चीज के बारे में वो जानते ही नहीं थे। तो ये क्या किए, शाहमल शाम को निकलते, दिन में तो अंग्रेजी तो तके हुए रहते थे ना, अंग्रेज भी तो इस क्रांति को दबाने के लिए पूरे के तत्पर रहते थे, कौन कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी करते थे। लेकिन ये क्या करते, शाम को निकलते। शाहमल दिल्ली के आसपास के जितने भी जो गांव थे, 84 गांवों के अंदर इन्होंने भ्रमण किया। शाम को निकलते, रात को निकलते, इनकी गांवों के लोगों की समस्याओं को सुनते, उनको जागरूक करते और उनको बताते, उनमें से कुछ ऐसे व्यक्तियों को ढूंढते जो इनका सहयोग वास्तव में बहुत अच्छे से करते थे। उनको सबको इकट्ठा किया और उनको सबको सूबेदार बख्त खान के पास तक पहुंचाते और इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सा प्रोत्साहन किया। तो जब शाहमल को ये लगने लग गया कि वास्तव में अपन इस क्रांति के अंदर इन राजाओं का बहुत अच्छे प्रकार से अपन सहयोग कर सकते हैं, तब क्या हुआ कि वहां जो अंग्रेज सूबेदार था डुलफ, उस डुलफ को ये पता चला कि शाहमल वास्तव में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी के द्वारा इस क्रांति के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। तो डुलफ ने क्या किया, इनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। उससे पहले भी जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो जहां जहां भी उनको लग रहा था
लोगों को, जो लोग ज्यादा उग्र हो रहे थे वहां या तो लोगों को पकड़ के गिरफ्तार करते थे या लोगों को पकड़ के मार देते थे, उनको फांसी दे देती थी, हो जाती थी। तो उसके अनुसार ही शाहमल को अरेस्ट कर लिया। और डुलफ एक क्रूर व्यक्ति था। डुलफ ने क्या किया कि शाहमल को पकड़ा, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, उसकी गर्दन को काटा, और इन जो गांवों के अंदर ये घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रहे थे, इस क्रांति को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे थे, उन गांवों के अंदर इनकी गर्दन को काट के पूरे गांव के अंदर गाड़ी के द्वारा लटका के उनको घुमाया। वो इस प्रकार से घुमाया, इसलिए घुमाया क्योंकि वो अंग्रेज ही चाहते थे कि जब इनकी गर्दन में लोग देखेंगे तो उनके अंदर दहशत फैलेगी, उनके अंदर डर फैलेगा, माहौल कुछ चेंज होगा। तो इसी प्रकार से इस क्रांति के ये नायक अपन ने आज पढ़े, ये ऐसे ऐसे नायक थे जिनके द्वारा एक क्रांति फैली थी। अब अपन आगे की जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कि अंग्रेजों में कौन कौन से जो नायक थे, अंग्रेजों के भी जो नायक थे, उन्होंने किस प्रकार से इस क्रांति को दबाया। और फिर अपन पढ़ेंगे इस क्रांति के असफलता के कारण क्या थे। एक कारण तो अपन ने आज भी चर्चा कर ली कि शिक्षित वर्ग इसके अंदर हिस्सा नहीं लिए, और भी कई कारण थे जिसकी वजह से ये क्रांति असफल हुई। तो अपन ये बातें चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।